सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आयनिक कंपाउंड की होगी, उसमें ये होगा कि मेटल एंड नॉन मेटल जो है ये दोनों कंबाइन होंगे। मींस मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कैटाइन फॉर्म करेगा, और जो नॉन मेटल है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एनाइन फॉर्म करेगा। अब जब एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा तो वो तो पॉजिटिव होगा ना, और दूसरा तो लेगा वो नेगेटिव होगा। तो इनका तो ऑलरेडी इनकी तो प्रॉपर्टीज ही यही है इलेक्ट्रॉन डोनेट एंड लॉस करने की। तो इनमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा ही बहुत ज्यादा ना, कंफर्म है, 100% होगा ही होगा। ठीक है। उसके अलावा पोलर कोवलेंट बॉन्ड में थोड़ा स्मॉल डिफरेंस होता है, बिकॉज दोनों नॉन मेटल होते हैं। अब नॉन मेटल तो होते हैं लेकिन डिसिमिलर होते हैं। अब अगर डिसिमिलर हैं तो इनमें एटॉमिक नंबर चेंज होगा। ऐसा ही है ना, अगर दो डिफरेंट एटम ले रहे हैं तो उनका एटॉमिक नंबर सेम हो ही नहीं सकता, किसी सूरत भी सेम नहीं हो सकता। ठीक है। तो वो एटॉमिक नंबर जब सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है तो वो एटम जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिसके पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द मोर पावरफुल। ठीक है। और जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द वीक। तो जो मोस्ट पावरफुल एलिमेंट है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो शेयर किया है आपस में, उससे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ खींच के रखेगा, जिसकी वजह से उसमें पोलैरिटी आ जाएगी उस मॉलिक्यूल में। उस पे माइनस पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और एटम जिससे दूर जाएगा उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब दो चार्जेस आ गए मतलब दो पोल बन गए ना, पोल्स बन गए। अब जब पोल्स बन गए तो फिर हम उसे कहेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। अगर एटम जैसे कि अब इसकी एग्जांपल वाटर भी हो सकती है पोलर की, क्योंकि देखें इसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, इससे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना। जब इससे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वेयर एज हाइड्रोजन हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो ऑक्सीजन में ज्यादा होगा, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, पोलैरिटी इसमें आ जाएगी। जबकि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो होंगे जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही ना हो, और ये वो होते हैं जो सेम एटम के दरमियान बॉन्ड हो, लाइक F2 फ्लोरीन एटम है। ठीक है। Cl2, या फिर आप कह सकते हैं H2। ठीक है। अब जब केमिकल बॉन्ड, जब कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा बिटवीन टू सिमिलर एटम, अब जब दोनों एक जैसे एटम है, ये मैं एक खोल के आपको तो दिखा देती हूँ हाइड्रोजन का। ये इसके दरमियान बॉन्ड है, एंड दिस इज हाइड्रोजन। सही है। अब ये अगर आप देखें, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है ना, दोनों सेम एटम है। जब सेम एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो होगा। ठीक है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो होगा तो ऐसे एटम होंगे नॉन पोलर, क्योंकि इसमें पोल्स ही नहीं बनेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोलैरिटी, पोलर नॉन पोलर। आयनिक बॉन्ड 100% पोलर ही होंगे ना, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन पर ही फॉर्म होंगे। कोवलेंट बॉन्ड में भी प्रॉपर्टीज होती हैं पोलर एंड नॉन पोलर की। अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है सेम एटम के दरमियान तो वो नॉन पोलर है। अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है दो डिफरेंट एटम के दरमियान, देन इट विल बी पोलर। ठीक है ना। बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एनर्जी वही होती है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अब एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी ही रिक्वायर होगा जितना उस बॉन्ड को। बाकी सबको आई थिंक आवाज क्लियर आ रही है। आप अपना या तो चेक करें, एंट्रीज चेक करें अगर आप एंट्री यूज कर रहे हैं तो। बाकी सबको आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। हम्म। तो एक एटम जब बॉन्ड फॉर्म करता है, एक एटम जब बॉन्ड फॉर्म करता है तो वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। ये मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर आज डिस्कस किया है कि जब एटम इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म करेगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की होगी ना बॉन्ड बनाते हुए, बॉन्ड तोड़ते हुए उतनी ही एनर्जी हम देंगे तो बॉन्ड टूटेगा। ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू, बॉन्ड एनर्जी वो होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर हो बॉन्ड तोड़ने के लिए।
और बॉन्ड तोड़ने के लिए उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगा जितना बॉन्ड बनाने के लिए रिलीज किया होगा। ठीक है। उसके बाद है हायर बॉन्ड एनर्जी, का मतलब है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। अगर एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया जा रहा है, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है, तो इसका मतलब है वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है। और लेंथ उसकी शॉर्टर है। बॉन्ड लेंथ भी डिपेंड करती है। बॉन्ड लेंथ जितनी शॉर्टर होगी उतना मॉलिक्यूल क्लोजर होगा, मॉलिक्यूल के एटम जो है वो क्लोजर होंगे एक दूसरे के, उतना वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेगा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी दी जाएगी। ठीक है। अब स्ट्रेंथ कैसे हमें पता चलेगी, या बॉन्ड लेंथ क्या है? बॉन्ड लेंथ है डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई। जो दो एटम आपस में बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, जो दो एटम आपस में बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, उन दो एटम की न्यूक्लियस के दरमियान का फासला कहलाता है बॉन्ड लेंथ। ठीक है। अब ये फासला जितना कम होगा, मतलब उतना मॉलिक्यूल ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा करीब है, ज्यादा अट्रैक्टेड है ना। और ये फासला जितना ज्यादा होगा, मतलब दो एटम उतने दूर दूर हैं, मतलब थोड़ी सी लूज अट्रैक्शन है इनकी, तो लूज अट्रैक्शन को तोड़ना आसान है। तो बॉन्ड लेंथ जितनी शॉर्टर होगी उतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उतना हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। जितनी बॉन्ड लेंथ लार्जर होगी उतनी उतना ये वीकर होगा, और उतनी कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है। अब अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। ट्रिपल बॉन्ड मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, टू की एंड सिंगल की। अगर हम इंडिविजुअल देखें, तो एनी फर्स्ट बॉन्ड दैट विल बी नोन एज द सिग्मा बॉन्ड, जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। उसके बाद सेकंड एंड थर्ड बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड कहलाता है। सही है। अब हम देखें, अगर अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, तो पाई बॉन्ड वीकर होता है और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है। हेड टू हेड शेयरिंग होती है, इसमें साइड बाय साइड शेयरिंग होती है। तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, ये वीकर है। सिंगल बॉन्ड, अगर अब हम अपनी स्टेबिलिटी की बात करें और हम स्ट्रेंथ की बात करें, तो ट्रिपल बॉन्ड में देखिए एक सिग्मा टू पाई बॉन्ड है ना, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड है। टोटल टोटल 3 बॉन्ड्स है ना, तो फिर इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, ताकत ज्यादा हो जाएगी, पावरफुल होगा ये। इसे तोड़ने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। और जब ज्यादा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड डिस्टेंस भी कम होगा, बॉन्ड लेंथ भी कम होगी, मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा होगी, क्योंकि तीन तीन पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के जो शेयर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये मोर स्ट्रॉन्गर होगा। इससे थोड़ा सा वीकर होगा डबल बॉन्ड, क्योंकि इसमें एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड है। इसके मुकाबले में इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होगी। और सबसे वीक होगा सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इसलिए वीक होगा क्योंकि सिर्फ फर्स्ट वन टाइप ऑफ बॉन्ड मौजूद है। ठीक है। सिर्फ वन टाइप ऑफ बॉन्ड मौजूद है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम होगी इन दोनों के मुकाबले में। अगर हम इंडिविजुअली सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की बात करेंगे, तो याद रखिएगा सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, पाई बॉन्ड वीकर होगा। लेकिन यहाँ हम कलेक्टिव बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड की। तो सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक टाइप का बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड। अब इसकी एनर्जी तो ज्यादा होती है, पाई बॉन्ड की एनर्जी कम होती है। लेकिन देखें, डबल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी भी मौजूद है, प्लस एडेड है पाई बॉन्ड की एनर्जी बेशक कम होती है, लेकिन जब एडेड हुई सिग्मा बॉन्ड के साथ, तो इसकी एनर्जी इसके मुकाबले में ज्यादा हो जाएगी ना, इसलिए ये बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगा। इसी तरह फिर जो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा और 2 पाई हो जाएंगे। जब एक सिग्मा और 2 पाई हो जाएंगे, तो फिर उनकी एनर्जी डबल बॉन्ड से भी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? अब उसके बाद है Yes, ma'am. पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की पोलैरिटी डिपेंड करती है मॉलिक्यूल की शेप पर भी। जैसे कि सिमेट्रिकल, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो वो नॉन पोलर होगा। सिमेट्रिकल का मतलब जिस तरह ये कंपाउंड के बीन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। ठीक है। इनकी स्ट्रक्चर मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन सेंटर में है, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखिए दोनों तरफ इक्वल फोर्स है, दोनों तरफ सेम ताकत से खींचा जा रहा है, दोनों तरफ से सेम टाइप ऑफ बॉन्ड है। तो इसमें जो सिमेट्रिकल है ना, मतलब अगर आप इसका हाफ पार्ट देखें, अगर आप इसका ये हाफ पार्ट देखें, तो ये हाफ पार्ट इस हाफ पार्ट के इक्वल है, सिमेट्रिकल है। जितनी फोर्स यहाँ से लग रही है कार्बन पे, उतनी फोर्स यहाँ पे से लग रही है कार्बन पे।
तो फिर दोनों तरफ से जब इक्वल फोर्सेस लग रही हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर ये इक्विलिब्रियम में होगा ना, बैलेंस्ड होगा। इसकी जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस्ड होंगी। जब फोर्सेस बैलेंस्ड होंगी तो ये नॉन पोलर है, क्योंकि कोई भी पोल नहीं बनेगा। जितनी यहाँ से अट्रैक्शन आ रही है उतनी यहाँ से अट्रैक्शन आ रही है। ठीक है, इसलिए ये नॉन पोलर है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे मैं मीथेन की, उसकी मैं स्ट्रक्चर आपको बना के समझा देती हूँ। तो मीथेन में कार्बन सेंटर में है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन चारों तरफ से एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। ये भी सिमेट्रिकल है, चारों तरफ से इक्वल फोर्सेस आ रही हैं। जब इक्वल फोर्सेस आ रही हैं तो हर फोर्स दूसरी फोर्स के इफेक्ट को कैंसिल करेगी। ठीक है, तो क्या होगा, ये भी नॉन पोलर हो जाएगा। जबकि वाटर एंड अमोनिया बोथ आर द पोलर। वाटर की स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाई थी कि इसमें ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पोलैरिटीज में आ जाएगी। इसी तरह नाइट्रोजन अमोनिया की भी आपको बता देती हूँ ताकि मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास ये हो गए लॉन पेयर। ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। ठीक है, अब आप ये देखें कि अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गए और यहाँ भी 2 हो गए। जबकि नाइट्रोजन के चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, और देखिए सिमेट्रिकल भी नहीं है। यहाँ से तो अट्रैक्शन है, यहाँ भी अट्रैक्शन है और यहाँ भी अट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ लॉन पेयर है, यहाँ कोई भी अट्रैक्शन नहीं है। ठीक, अभी तक इसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव साइन आ जाएगा, और इन हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो इसमें पोलर करेक्टर अपीयर हो जाएगा। इट विल बी कंसिडर एज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये आ जाएगी पोलैरिटी। अब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना कोई बॉन्डिंग नहीं है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये अभी हमने बात की ना पोलैरिटी की, कि पोल बन जाएंगे तो अट्रैक्शन होगी। ये भी वही वही चीज है, अट्रैक्शन ही है, लेकिन ये अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग होती है कि नियर अबाउट बॉन्ड के करीब होती है, इसलिए हम इसको बॉन्डिंग का नाम देते हैं। अदरवाइज दिस इज नॉट द ट्रू बॉन्ड, दिस इज जस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये मॉलिक्यूलर फोर्स होती है जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद होती है। इसमें स्ट्रांग होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन इसमें एक ना कंपल्जन होती है। कंपल्जन ये होती है कि अगर जो जो कोवलेंट बॉन्ड है, अगर उस कोवलेंट बॉन्ड में एक हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्डेड है फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, सिक्स ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स ग्रुप एंड सेवन ग्रुप। तो अगर ये तीन एलिमेंट मौजूद हैं, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो जो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जो टू पोल्स बनेंगे, उस अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। ठीक है, बस ये कंपल्जन है कि इसमें एक एटम हाइड्रोजन होना जरूरी है, दूसरा एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इन तीनों में से कोई हो, उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड मौजूद हो, तो उसके उनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगी दैट विल बी नोन एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जैसे कि मैं एच एफ का बताऊं आपको, ये एच बॉन्ड एफ के साथ, और ये एच बॉन्ड एफ के साथ। ठीक है, अब फ्लोरीन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, पार्शियल नेगेटिव साइन, पार्शियल पॉजिटिव साइन, पार्शियल नेगेटिव साइन, पार्शियल पॉजिटिव साइन। तो इसका नेगेटिव इस हाइड्रोजन से इस तरह डॉट डॉट में अट्रैक्टेड होगा। दिस विल बी नोन एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसे हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा होती है, दैट्स वाई हम इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से जो लिक्विड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाता है, सरफेस टेंशन भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा हो गई ना। जब अट्रैक्शन ज्यादा हो गई, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो गई, तो वो मॉलिक्यूल को तोड़ना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। दैट्स वाई इसमें इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बिकॉज वाटर में दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है, ये एलिमेंट मौजूद होते हैं, इसलिए उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सरफेस टेंशन ज्यादा होती है, दैट्स वाई पानी का जो ड्रॉप है वो सर्कुलर हो जाता है। अगर आप स्फीयर स्फीयर की तरह होता है अगर आप पानी के एक ड्रॉप की बात करें तो। ठीक है, क्योंकि इसकी सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होती है और स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। क्लियर?
अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। लंडन डिस्पर्शन फोर्स होती है, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। लंडन डिस्पर्शन फोर्स होती है वो फोर्स जो किसी भी मॉलिक्यूल के दरमियान हो, ठीक है। इसके लिए पोलर नॉन पोलर होना जरूरी नहीं है कि नॉन पोलर के दरमियान भी होती है। तमाम मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होती है वो कहलाती है लंडन डिस्पर्शन फोर्स, और ये वीकेस्ट फोर्स होती है, ठीक है। डायपोल डायपोल किसी भी दो पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान, पोलर मॉलिक्यूल वो होगा जो डिसिमिलर एटम के दरमियान हो, अब वो कोई भी हो। इसके लिए इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि ये एलिमेंट होना जरूरी है या ये एटम होना जरूरी है। नॉट एनी कंपल्शन इन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट है तमाम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसमें कंपल्शन है कि एक एटम हाइड्रोजन हो, दूसरा एटम ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन में से कोई हो, ठीक है। इसलिए हर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायपोल डायपोल होती है, लेकिन हर डायपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एलिमेंट की कंपल्शन मौजूद है, जबकि डायपोल के लिए कोई भी कंपल्सरी एलिमेंट नहीं है, बस एलिमेंट का डिस्टेंस होना जरूरी है, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल है तो इसके दरमियान होता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बॉन्डेड होते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, ठीक है। नाउ दिस वाज अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग। अब ये कुछ हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस एमसीक्यू। नाउ बी अटेंटिव, माइक ओपन करके जवाब दीजिएगा एंड कोशिश कीजिएगा जल्दी जवाब दें। लेट्स स्टार्ट। एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड आर, रूम टेम्परेचर पे आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड हमने डिस्कस भी किया था, NaCl टेबल सॉल्ट, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि रूम टेम्परेचर पर आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसेस। अब आप कंफ्यूज होंगे ए या बी में, तो आप इसका आंसर दें, फिर मैं क्लेरिफाई कर देती हूँ इन दोनों का डिफरेंस भी। बी। नो, ए इज द रॉन्ग, बी। बी मैम, बी। जी जी, बी इज करेक्ट आंसर। एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन का फर्क ये है कि एमॉर्फस सॉलिड वो होते हैं जिनकी कोई स्पेसिफिक शेप ना हो, ठीक है, जिनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट ना हो, जिसमें रिपीटिशन ऑफ पार्टिकल्स, रिपीटिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम ना हो, रैंडम हो, ठीक है। रैंड जितना प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, ये कभी भी अपनी वापस असली हालत में नहीं आती, ये डी-शेप हो जाते हैं अगर आप इन्हें हीट प्रोवाइड करेंगे तो, ठीक है। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इनमें प्रॉपर रिपीटेशन ऑफ मॉलिक्यूल होता है, प्रॉपर एजेस होते हैं, प्रॉपर एंगल होते हैं इसके, और आप इसका माइन्यूट ग्रेन कर लें, बिल्कुल माइन्यूट पार्टिकल जितना मर्जी तोड़ लें या जितना मर्जी जाइंट पार्टिकल आप इसका ले लें, इसके बॉन्ड स्ट्रक्चर पे, इसके साइज पे, सॉरी इसके एंगल पे, इसके पार्टिकल्स की रिपीटेशन पे कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, इसमें मॉलिक्यूल की रिपीटेशन जो होगी वो एक्यूरेट होगी क्रिस्टलाइन सॉलिड की। इसकी एग्जांपल है शुगर, टेबल सॉल्ट, NaCl, और जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। एमॉर्फस सॉलिड होते हैं प्लास्टिक, रबर, ग्लास, शीशा, ये सब एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, क्योंकि इनके प्रॉपर रिपीटेशन ऑफ पार्टिकल्स भी नहीं होती, और दोबारा अपनी इनको अगर आप छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं तो फिर इनके एजेस, इनके एंगल्स भी सेम नहीं रहते, ठीक हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, टेंडेंसी ऑफ एटम टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल इज, एक एटम की टेंडेंसी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ए। करना कौन सा रूल कहलाता है? ए। वेरी गुड, ए, दैट इज द ऑक्टेट रूल। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हों तो टेंडेंसी ऑफ एक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल विल बी नोन एज डुप्लेट। डुप्लेट रूल, वेरी गुड, बी। Ahad, for which question you have answered D? जी तो किसी का करेक्ट आंसर नहीं है। For 2, it will complete duplet, and for 8 electrons, it will be considered as the octet.
Clear? Now, an example of ionic compound. यहाँ पे आपको 4 कंपाउंड गिवन हैं, H2, CH4, N2, NaCl. अब इन 4 में से आपने बताना है आयनिक कंपाउंड कौन सा है? D. D. Very good. D is the correct answer. NaCl. ठीक है. Now interaction between highly electron deficient hydrogen. ये फर्स्ट समझिएगा क्वेश्चन को. इंटरेक्शन मीन्स अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की हम बात कर रहे हैं बिटवीन हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड. मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जिसमें एक एटम हाइड्रोजन है, दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारे पास 3 कंसिडर होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. तो ये इंटरेक्शन क्या कहलाती है? ए, बी, सी या डी? B. नेम कॉल करें. बी कह रहे हैं या डी कह रहे हैं? B. Ionic bond. नो, दिस इज नॉट द आयनिक बॉन्ड. मैंने आपको कहा ये इंटरेक्शन की हम बात कर रहे हैं ना, इंटरेक्शन बिटवीन हाईली. अब देखें एक एटम इसमें हाइड्रोजन आ गया. अगर हाइड्रोजन आ गया तो हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है ना, हाइड्रोजन गैस है, मेटल तो नहीं है ना हाइड्रोजन. हु इज शी? इरफाना. यू गेव मी द राइट आंसर इरफाना. अब मैं जरा क्लियर कर दूं. देखिए हाइड्रोजन तो गैस है ना, नॉन मेटल है, तो आयनिक का सवाल ही पैदा नहीं होता. आयनिक तो बनेगा ही मेटल नॉन मेटल के दरमियान. ठीक है, मेटल भी निकल गया क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है. ये दोनों निकल गए. अब रिमेनिंग रह गए ये दोनों. कोवलेंट बॉन्ड तो प्रॉपर कोवलेंट बॉन्ड होता है जो नॉन मेटल के दरमियान होता है और हाइड्रोजन के दरमियान और हाईली नेगेटिव के दरमियान भी होगा. लेकिन हम क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन ये पूछ रहा है इंटरेक्शन क्या है, मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन. तो मॉलिक्यूल की जो इंटरेक्शन होती है वो होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. तो वो फोर्स होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन होगा और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा जो कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन में से कोई एक होगा. ठीक है. नाउ लास्ट क्वेश्चन. टू फ्लोरीन एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन each in their outermost shell to achieve electronic configuration of which of the following? दो फ्लोरीन है, उन्होंने दोनों फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया है, ऑक्टेट कंप्लीट किया है. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9. ठीक है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 9. अब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो मतलब दोनों फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. अब फ्लोरीन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए दोनों के पास 10. ठीक है, मतलब इन्होंने ये स्टेबल हो गए हैं. फ्लोरीन एटम्स ने नोबल गैसेस की, इनर्ट गैसेस की प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है. आपने ये बताना है कि इनके इलेक्ट्रॉन गिवन नोबल गैसेस में से किसके बराबर हो गए हैं. ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 10 होता है. नो, डी इज नॉट करेक्ट. ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, नियॉन का 20, क्रिप्टॉन का 30, जिनॉन का 40. आप फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन थे, एक एक शेयर करके ये 10 हो गए. तो किसके बराबर होगी इसकी प्रॉपर्टी, किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर की है? उस नोबल गैस की जिसका एटॉमिक नंबर 10 होगा. तो एटॉमिक नंबर 10 ऑर्गन का होता है. ये मैंने आपको बार बार डेली बेसिस पे कह रही हूँ कि आप स्टार्टिंग के 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज याद कर लीजिए, ये बहुत हेल्प करेंगे आपको.